नमस्कार साथियों। 7 बज गए। मैंने 7 बजे आने का वादा किया था, मैं आ गई हूँ। उधर कौन कौन है? इशारा करिए तो मैं बातचीत शुरू करूँ। हेलो, कोई है? जब तक कोई हो नहीं, आप किससे बात करेंगे लाइव में? हेलो, आप जो कोई भी हो, इशारा करिए उधर से। हाय प्रज्ञा। हाय हाय प्रज्ञा। हेलो, किससे बतियाऊं? हाँ, तुम तो रहोगी मेरी दोस्त। हेलो यार, लाइव बहुत बहुत टॉर्चरस काम है मेरे लिए, लेकिन बिहार विकास महिला मंच का बहुत आग्रह था। हेलो। हाँ प्रज्ञा, मैंने देख लिया। तुम दिख रही हो। तुम दिख रही हो। अच्छा, आलोक जी हमारे फेवरेट सिंगर भी हैं। काश वो लाइव होते अभी तो उनसे गाना सुनते। उनको, तुम घर पे हो तो उनको दिखाई रही होगी। बिहार महिला विकास मंच पर मैं इस समय आप सबसे मुखातिब हूँ। साथियों जितने भी आ गए हैं बाद में देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा। नमस्कार। मैं मैं इस मंच पे पहली बार हूँ और मुझे जब निभा जी हैं उन्होंने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार लिया, क्योंकि मैं वैसे लाइव से थोड़ा बचती हूँ, क्योंकि मुझे सुनना बहुत पसंद है लोगों को। खुद लाइव थोड़ा बचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मना भी करती हूँ कि मैं नहीं आना चाहती। मैं आना चाहती तो हर दूसरे दिन यहाँ ऑप्शन है इस समय लाइव का, लेकिन मैं नहीं आना चाहती हूँ। लेकिन ये ऐसा आग्रह था कि मैं टाल नहीं सकी, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर ही सही हम अपने दोस्तों से बात कर लेंगे, इसलिए मैं आ गई। और कोई दोस्त कोई हो तो बस संकेत करो कि आप आ गए हो, तो मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। शिल्पी हाय। इस शाम का समय ठीक है, सब ऊँग रहे, चाय पी रहे, घूम रहे, किचन में है, सब सेफ है ना? कहीं भी रहो, सेफ रहो। हाँ, हाय निपी। आपने मुझे इस मंच पे लाइव आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ जैसा लाइव आने में संकोचित जीव भी आ गया। आप मंच और मंच के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपका मंच देखा, बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं और आप लोग बहुत काम करते हो, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग महिलाओं के विकास के लिए खूब काम करिए और लोगों को जोड़िए, सब मिलजुल के करिए। जैसे मुझे ही नहीं पता था आपके ग्रुप के बारे में, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं तो भी हूँ और साहित्यकार बाद में हूँ, पहले मैं पत्रकार हूँ और बहुत सजग हूँ। मैं चीज़ों को बहुत देखती हूँ कि ये चीज़ उस तरह से देखती हूँ कि मुझसे कैसे ये चीज़ें दूर रहीं, मुझे कैसे नहीं पता आपके मंच के बारे में। तो मुझे अच्छा लग रहा है आपके मंच के बारे में जान के। हाँ शिल्पी क्या हुआ कि वो रिबन ना मेरी बेटी के स्कूल के लिए हमेशा कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है एसेसरीज़ की, तो मैंने कभी मंगा के रखा होगा, तो इसे मैं चीज़ें साफ कर रही थी तो वह रिबन नया रिबन वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसका क्या करना है, नोस्टाल्जिया तो चल ही रहा है ना, ये जब लॉकडाउन में आप हमेशा बैक गियर लगा हुआ है, पीछे जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि जरा बांध के देखती हूँ क्या मेरे बाल अभी भी उस तरह से बंध सकते हैं, क्योंकि अब बाल रफ हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और वो बाल नहीं रहे वो घनेरे। और तो मैंने कहा बांध कर देखती हूँ क्या बालों में अब भी बंधने की चाहत बची है। तो मैंने बांधना शुरू किया रिबन। तो ये रिबन और बालों का जो मोहब्बत है मेरे, वो मैंने देखा कि बाल बंधते चले गए और रिबन उसको बांधती चली गई। तो मुझे लगा कि बंधने की चाहत
बहुत थी बालों में, तो 2 चोटी बन गई। और फिर मैंने मुझे लगा जब मैंने बना लिया चोटी 2 तो फोटो भी कर लो, फोटो कर लिया तो डाल दो। एक होता है ना लाल, आप करते हो तो फिर उसके बाद की सारी क्रियाएं करते चले जाते हो, तो इसलिए मजे मत लो कि रिबन आज ट्रेंड कर रहा है। साथियों, बहुत कम भी, ठीक है, अपन बात शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर आपका समय लूंगी। बाल आज्ञाकारी नहीं है शिल्पी, बाल में बंधने की चाहत है रिबन के साथ। ये बाल का रिबन से अनुराग है, बिना अनुराग के बंधन तो जेल है। तो ये बाल का रिबन के प्रति अनुराग है। तो बात करते हैं, अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो बताऊंगी। पहले मैं अपने परिवेश, मैं और मेरा परिवेश, इस पे बात करते हैं, जिस पे इस मुद्दे पे मैंने कभी बात नहीं की। मैं बिहार के परिवेश से हूँ, उत्तर बिहार से आती हूँ। वैशाली और मिला जुला कल्चर है हमारा वैशाली जिले में, लेकिन पूरे बिहार में मेरा बचपन उधर गोपालगंज जिले की तरफ, सिवान गोपालगंज की तरफ बीता है। तो भोजपुरी इलाके में बहुत रही हूँ। उसके बाद बज्जिकांचल, मिथिलांचल का मिला जुला प्रभाव है। और शुक्रिया शिल्पी। तो वो मेरा पूरा परिवेश और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर में हुई। एमए तक मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर से एमए किया। वहीं पे रह के फिर घर वाले चाहते थे मैं एजुकेशन में जाऊँ। उषा दीदी तुमको शुरू से दे रही हो, उनको कमेंट लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओ पता नहीं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है इस मंच का, मैं पहली बार आई हूँ, तो इसलिए मैं हेल्पलेस हूँ। मैं आधे घंटे, अच्छा अलग उषा दीदी को बोलना अलग से कर लेंगे, अब क्या करूँ, मुझे भी जानकारी समझ में नहीं आ रहा है। तो उषा दीदी आ जाएंगी तो और संभल के बोलना पड़ेगा, अभी तो दोस्तों के बीच में बात कर रही हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब मैं अपने कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, तब मेरी संगति पत्रकारों से थी और साहित्यकारों से भी थी। दोनों तरह की दुनिया में मैं साथ साथ चल रही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं, जो मेरा आज का रूप है, ये किसी को नहीं पता होता है। नहीं, कुछ लोग अपने को शेप देते हैं, उसके हिसाब से अपनी मिट्टी को शुरू से संवारना शुरू करते हैं। मैं तो बहुत ही अनगढ़ और कोलंबस हूँ, मतलब जाना था जापान, पहुँच गए चीन। मैं उस तरह की हूँ कि जाना था कहीं और, पहुँच गए कहीं और। तो उस तरह से मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि हमारे माहौल नहीं था लड़कियों को कि आपको क्या बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाओ बस, और या बैंक में कुछ कर लो, या आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। करियर ऑप्शन नहीं था, करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऑफ बीट करना है, लीक से हटकर। पंखुड़िया है, हाय पंखुड़ी। तो मुझे जीवन में कुछ हटकर करना था। वो हटकर क्या करना था, कोई सही दिशा नहीं, दशा नहीं, सीधी पढ़ाई करते चले गए। तो कुछ पत्रकारों से मित्रता थी, उन्होंने मुझे दिल्ली का रास्ता दिखाया और फिर मैं दिल्ली आई। वो सब एक अलग कथा है। तब मैं कविताएं लिखती थी, शहर में गोष्ठियां कराती थी। बहुत सारे लोग जो आज भी, मदन कश्यप जी हैं, अवधेश प्रीत हैं, ये लोग, हम जब मैं गोष्ठियां कराती थी, ये लोग सब आते थे हमारे यहाँ काव्य पाठ करने। और मैं आयोजक होती थी, साहित्य कुंज नाम से संस्था चलाती थी, और शहर के अच्छे लोगों से सबसे 100-100, 50-50 रुपये चंदा लेकर हम लोग आयोजन कर, भव्य आयोजन करते थे। बाहर से सबको बुलाते थे। हमारे जो नवभारत टाइम्स के उस टाइम एडिटर थे आलोक मेहता, उनको बुलाती थी। उनको हम लोग बाकायदा गाड़ी भेजते थे, और हम लोग छोटे छोटे संसाधनों से बड़ा आयोजन करते थे। तो लिटरेचर के लिए मैं इन्वॉल्व थी लिटरेचर में, लेकिन उसको सोचा नहीं था कि कभी फुल टाइम इस तरह से मैं इसमें आ जाऊंगी, क्योंकि रोजी रोटी भी कमाना था। एक अपनी अस्मिता की छटपटाहट शुरू हो गई थी। वो मुझे शुरू से था कि मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग हटकर करने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं उस तरह की गुम नहीं हो सकती, मैं खोना नहीं चाहती थी भीड़ में। तो मुझे अलग दिखना है, अलग कुछ करना है। उसके लिए मेरा आकाश छोटा पड़ रहा था, मेरे डैने बड़े हो रहे थे। तो उसके लिए मुझे दिल्ली आना था, या तो कोलकाता या दिल्ली।
बहुत छोटी थी तो सोचती थी हीरोइन बनने मुंबई भाग जाऊं, लेकिन मेरे पिताजी दरोगा थे तो मैं देखती थी कि आए दिन लड़के लड़की पकड़ के आते थे, क्या तो लड़की ने गहने लेके हीरोइन बनने भागी तो उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दिया और दोनों पकड़ के थाने में ठुकाई हो रही है। तो बहुत डर लगता था कि नहीं हीरोइन बनने के लिए भागना कभी नहीं है इस तरह से कि पकड़ में आओ पिटाई का है। तो जो भी इस तरह का, तो इस तरह की सोच थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने को खूब पढ़ती हूँ, हायर एजुकेशन लेती हूँ, फिर तय करूँगी। थोड़ी देर होगी क्योंकि मैं देर से आई पत्रकारिता में। पूरा एमए करने के बाद हमारा सेशन लेट होता है, तो सेशन लेट होता चला गया बिहार विश्वविद्यालय का, लेकिन मैं आई पत्रकारिता में। पत्रकारिता ने ही मुझे 20-22 साल तक एकदम जकड़े रखा। तो मैं लिटरेचर पढ़ती थी, लेकिन थोड़ा बहुत डायरी लिख लेती थी और पढ़ती बहुत थी। मतलब मुझसे मेरे घर में सब लोग कहते थे कि तुमसे सीखने लायक है, या तुमसे ये जलन होती है कि तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेती हो। और हर रात एक किताब कम से कम आधी भी खत्म करके सोती थी। बहुत पढ़ती थी किताबें, और किताबों का नशा ऐसा होता था, ऐसा नशा कि जैसे कोई किताब आज भी है, अगर मैं कोई फिल्म देख लूँ, कोई किताब पढ़ लूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं है शिफ्ट करना। न एक किताब खत्म करने के बाद न मैं लिखने लायक बचती हूँ 1-2 दिन तक। एक अच्छी फिल्म खत्म करने के बाद मैं दूसरी फिल्म देखने लायक नहीं बचती हूँ। अच्छी किताब खत्म करने के बाद दूसरी किताब पढ़ने लायक नहीं बचती हूँ, जब तक कि मेरे दिमाग में वो कहानी अपने आप को पूरी तरह से घुल न जाए। मेरे भीतर जो सवाल उपजते हैं पढ़ते हुए, मैं सामान्य पाठक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भीतर की पढ़ के और रख दिया साइड में। मैं किताब को किताब समझ के नहीं रख सकती, क्योंकि लेखक भी हूँ, तो मुझे पता है कि लेखक ने जो कुछ लिखा है वो किस पीड़ा से, किस तरह से, कहाँ से गुजरा होगा लेखक। तो मैं उस किताब में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेती हूँ, सिनेमा में, किताब में। तो जैसे मैं कोई भी किताब पढ़ूँ, किसी की भी किताब पढ़ूँ, तो उन दिनों जब मैं दिल्ली आई थी, 90s का दशक था, तो मैं निर्मल वर्मा को बहुत पढ़ती थी यहाँ आने के बाद। तो रात का रिपोर्टर पढ़ने के बाद, चूंकि पत्रकार थी तो रात का रिपोर्टर पढ़ना अनिवार्य था। तो रात का रिपोर्टर पढ़ने के बाद मंडी हाउस जब जाती थी, तो मैं वो बिल्कुल उसमें जो किताब में है कि वो नीम के सूखे पत्ते झर रहे थे और उस पर चलता था वो चर चर आवाज़ें, तो बाकायदा मैं चल के आवाज़ें निकालती थी। इतना असर था चीरों पर चांदनी का कि मैं जब यूरोप टूर पे गई तो हाथ में किताब लेकर गई, और उन गलियों में गई जिन गलियों का उसमें वर्णन है। तो किताबों का हम लोग पे ये असर होता है। अब बात मेरे परिवेश की, दीदी को कुछ दिक्कत आ रही थी, अब ठीक है, दीदी को दिक्कत ठीक हो गई। अब मैं अपने परिवेश की बात करूंगी। तो मैं छोटे कस्बे, स्मॉल टाउन गर्ल थी, वहाँ से निकल के महानगर आ गई सीधा। मैं यहाँ आ तो गई, और मैं 20-22 साल तक बिल्कुल कटी रही। मुझे लगता था मेरा एक परिवेश बन गया था कि ये मेरा लोग, ये मेरी दुनिया, ये मेरा अपना बनाया हुआ समाज, ये सब कुछ। लेकिन जैसे सबसे बहुत बड़े लेखक हुए रसूल हमजातो, वो कहते हैं कि सबका अपना अपना दागिस्तान होता है। वो कभी नहीं भूल, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, वो मॉस्को चले गए, अमेरिका चले गए, कहीं भी चले गए, लेकिन उनका दागिस्तान उनसे कभी छूटा नहीं। तो हम सब लेखक के साथ उसका परिवेश उससे कभी नहीं छूटता है। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसकी स्किन पे महीन सी लेयर होती है उसके अपने परिवेश की। तो वो जहाँ ज़रूरत हो वो लेयर हटती है, उसमें से वो अपने परिवेश को देख लेता है। ये मैंने बात पिछले लिटरेचर में जब कहानियाँ लिखने लगी तब मैंने महसूस किया कि मेरा परिवेश तो वो है जो मैं छोड़ आई हूँ, मेरा लोक, वो विस्मृत लोक जिसे मैं छोड़ आई हूँ, और जो अभी भी है मेरे साथ, मैंने उसे छोड़ दिया भौतिक रूप से या दैहिक रूप से, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो अभी भी है मेरे साथ, मेरी त्वचा के साथ, मेरी रक्त मज्जा में, मेरी चेतना में और मेरी रगों में दौड़ता है। तो वो परिवेश अचानक से मेरी कथा में दिखने लगा, आने लगा। मैंने सायास कुछ चेंज नहीं किया कि मैंने शहरी कहानियों से लिखना शुरू किया, क्योंकि ये भी एक परिवेश, ये भी मेरा एक सच है। मेरे 2 दुनियाएं हैं, 2 दुनियाओं का सच है मेरे साथ। तो एक वो दुनिया थी, एक वो दुनिया थी, एक दुनिया है। अब ये एक दुनिया है, एक वो दुनिया है। तो आप 2 दुनियाओं के बीच में मनुष्य होता है। और विस्थापन का दर्द पहले उतना नहीं टिसता था जब मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा था।
मैं कहाँ आ गई। सॉरी, बीच बीच में कॉल आ जा रहा है तो व्यवधान हो रहा है। मैं लोगों को क्या बताऊं कि कॉल मत करिए, लेकिन सबको कॉल अभी ही करना है। जब आप लाइव होते हैं तो सबको कॉल करना होता है, इससे पहले कोई फ़ोन नहीं बजता, लेकिन जब आप लाइव हो या कुछ कर रहे हो तो कॉल ज़रूर आता है। तो खैर सॉरी, बीच बीच में व्यवधान है। तो मैं अपने परिवेश के बारे में कि क्या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं कि मैं एक तरफा बकबक किए जा रही हूँ? हाँ रूपाली, रूपाली मुजफ्फरपुर से मेरी भतीजी। हाय रूपाली, मेरी भतीजी है, मुजफ्फरपुर में रहती है रूपाली, वो आ गई है। मेरा परिवेश आ गया है, मेरी भतीजी आ गई तो परिवेश आ गया। उषा दीदी की दिक्कत समाप्त हुई? प्रज्ञा, हेलो प्रज्ञा, बताओ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया निभा। हाँ हाँ, तो हाँ, हाय पंखुड़ी, पंखुड़ी सिन्हा मेरी गुरु, मेरी टीचर की बिटियां हैं। और पंखुड़ी को मैंने बहुत छोटे में देखा था। मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ पंखुड़ी के बारे में। हाँ पंखुड़ी, मैंने देख लिया, मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ कि मैं हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल के ठीक पीछे क्वार्टर था। तो उसमें पंखुड़ी बहुत छोटी थी, तो वो शाम को खेलने आया करती थी हम लोग के पास पंखुड़ी, और हम लोग खेलते थे। मतलब मैं भी हॉस्टल से निकल के चली जाती थी, और मेरी टीचर विनोदिनी दीदी हिंदी की टीचर थी, मुझे बहुत मानती थी और अक्सर ये एहसास कराती थी। उनकी बहुत सारी बातें मुझे अभी भी याद है। ये मेरा परिवेश है, इसलिए बताना जरूरी समझ रही हूँ। क्यों, मेरा रिजल्ट अच्छा होता था, मुझे अच्छे मार्क्स आते थे, और हिंदी लिटरेचर में मैं सबसे टॉप थी वहाँ पे, और टॉप भी किया मैंने बीए में भी, एमए में भी। तो विनोदिनी दीदी ने इंटरमीडिएट के बाद ही मुझे बीए में ही कह दिया था। वहाँ 3 साल का बीए था, 2 साल पास कोर्स, 1 साल ऑनर्स। तो लंबा साथ रहा है उस कॉलेज में, हॉस्टल में टीचर का, विनोदिनी दीदी का। तो विनोदिनी दीदी कहती थी कि गीता, तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं है, बहुत छोटा पड़ रहा है, और तुम बहुत बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी पंखुड़ी को भी दिल्ली और विदेश भेजा अमेरिका पढ़ने के लिए। तो वो मुझे भी कहती थी, लेकिन मेरे घर का माहौल उस समय, मैं सामंती परिवेश से हूँ, और लड़कियों को इतनी उस समय इतनी छूट नहीं होती थी कि आपको पढ़ने कहीं बाहर भेजा जाए। भेजते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पटना भेज दिया, दिल्ली की तो बात ही, दिल्ली तो सपनों में थी। दिल्ली, हाँ, दिल्ली से मेरा कनेक्शन कैसे होता था, इन्हीं लोगों से। जब दिल्ली में कोई जैसे उत्तरा दीदी थी, तो वो, उन पर एक संस्मरण कल लिखूंगी मैं, तो वो दिल्ली आती थी, तो उनसे मेरा संपर्क बनता, दिल्ली से मेरा संपर्क ये था। या कोई दिल्ली का आ गया तो हाय भावना चा, हाय, थैंक यू तुम्हारी। तो मैं, मुझे मेरी मुझे मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी मेरे साथ। उसमें से हम कुछ लोग अभी संपर्क में हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ जॉब करती हैं, कुछ इंटरनेशनली अपना नाम कर रही हैं। यही लगता है कि हम सब, जो हुनर हम सब में था, लेकिन हम सब के भीतर एक छटपटाहट, एक बेचैनी होनी चाहिए। वो जो मुझ में थी, मुझे लगता है कि उसी ने मुझे आया है कि मैं आप लोगों के साथ सामने बैठ के बात कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं क्या थी, और मैं क्या होती? एक टीचर होती, कहीं बच्चों को पढ़ा रही होती, कॉलेज में होती, लेक्चरर होती, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती, पढ़ा रही होती, पढ़ रही होती, पढ़ा रही होती। मैं क्या होती? मैं कुछ नहीं होती। जो मेरे भीतर बचपन से ही वो अस्मिता की जो छटपटाहट, अस्मिता शब्द से परिचित नहीं थी, बस बाद में अस्मिता विमर्श पढ़ा मैंने, तो लगा अच्छा, मैंने अपनी छटपटाहट को डिस्कोर्स के नज़रिए से देखना शुरू किया। उस समय कोई डिस्कोर्स नहीं था, उस समय बस इतना था कि मुझे लोग मेरे नाम से पुकारे, और मेरे साथ जो केयर ऑफ लगा है, और केयर ऑफ वो हट जाए, और मेरे पते पे चिट्ठियाँ आए। वो बहुत दर्द होता था कि जब किसी को आप एड्रेस देते थे। ऐसा नहीं कि मैं अपने भाई से, अपने पिता से प्यार नहीं करती, लेकिन प्यार करने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी पहचान विलीन कर दे। मैं विलय में विश्वास नहीं करती, चाहे प्रेम हो, चाहे रिश्ता, कुछ भी हो, मैं विलय में विश्वास नहीं करती। मैं अस्तित्ववादी हूँ, और सार्त्र के सिद्धांतों में और खलील जिब्रान की बातों से इत्तेफाक रखती हूँ। संयोग से इन दोनों को मैंने पढ़ लिया था कॉलेज में। दर्शन शास्त्र मेरा विषय नहीं था, मेरी एक दोस्त थी दर्शन शास्त्र पढ़ती थी, उसकी किताबें लेके पढ़ती थी, और खलील जिब्रान का तो जो कुछ भी मिलता था घोट के पी जाती थी, आज भी पीती हूँ। और खलील की पूरी जीवनी पढ़ी है मैंने, और उनके एक एक बात, जैसे प्यार ही हम सबका नियम होना चाहिए, ये बात मेरे भीतर ऐसी धसी
सॉरी, ऐसी धसी कि मैं अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से, घर परिवार सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सबको बहुत मानती हूँ। सब कहते हैं ना आप में इतना स्नेह कैसे है, आप सबको सराहती क्यों? सराहती इसलिए हूँ कि ये मेरा स्पष्टीकरण भी आप समझें कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ। मेरे हाथ में कोई पावर नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती आपको। तो मेरे पास अच्छा व्यवहार, मेरे पास एक सराहना का एक छोटा सा टुकड़ा, एक आपको देने के लिए स्नेह के का एक फूल, और क्या है मेरे पास। तो मैं यही दे सकती हूँ आपको। और इस दुनिया को मेरा योगदान या तो कुछ किताबें, मेरे विचार, या आप सबको दिया गया मेरा व्यवहार, यही है और कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो होगा वही मैं दे सकती हूँ। वो है ना कि किसी के हाथ में कीचड़ है, किसी के हाथ में गुलाल। अब जिसके हाथ में जो होता है वही उछालता है। तो मेरे पास जो है मैं उछालती हूँ। मुझे खूब मिला, प्यार भर भर के मिला, अपने गुरुओं से, अपने हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवार से, सबसे बहुत मिला। और आज भी अब मेरा क्या नेचर है कि प्यार नहीं दोगे तो ले लूँगी। जैसे मैं हमेशा ये फिलोसफी भी बोलती हूँ कि आपको अधिकार कोई नहीं देता, या प्यार आपको लेना पड़ता है, आपको पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। तो मैंने अपने आप को इस तरह से बनाया कि मैं आपसे आपका स्नेह ले सकूं। मैं ये काबिल हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत काबिल हूँ और मैं बहुत ऊंची चीज़ों में मंत्र जानती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने को अपने दोस्तों में अपने व्यवहार से कुछ इन्वेस्ट करते हैं पहले, फिर आपको वापस मिलता है। इस रिटर्न का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है कि जब आप किसी को बहुत प्यार देते हैं अनकंडीशनल, बिना शर्त, तो आपको चीज़ें लौट लौट के मिलती हैं। हाय रूपू, आई आल्सो विद यू। आई नो मेरा बच्चा, मुझे पता है। तो मेरी भतीजी ये छोटी प्यारी सी, जब बहुत छोटी थी तब मैं इसको छोड़ के दिल्ली आ गई थी। बाद में जब गई थी बड़ी हो चुकी थी। उस बीच हमारा संबंध एकदम लगभग ख़त्म रहा, क्योंकि मैं अपने करियर में बिजी हो गई यहाँ। और दिल्ली में एक बार आ जाने के बाद तो लगता था कि वापसी ही नहीं हो पाएगी, कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हाँ, अलग तरह का स्ट्रगल, पैर जमाने के, आप कुछ लेकर नहीं आते हैं ये शहर, लेकिन आपको सब कुछ देता है। तो इसलिए दिल्ली ने मुझे बहुत दिया, मुझे मेरी पहचान दी। मैंने यहाँ आकर अपने आप को अपने आईने में देखा और मैंने अपने आप को खोजा और मैंने अपने आप को पाया। अच्छा, मैं गीता हूँ, गीताश्री हूँ। मैं जो छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, उसका वो ये बेचैन नगर है, ये बेचैनी नगर है, विश्राम नगर है। तो मैं अपनी छोटे शहर से अपनी बेचैनी लेकर यहाँ आई, तो इस विश्राम नगर में मुझे बहुत विश्राम मिला और मुझे सब कुछ मिला जो है मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर अपने परिवेश में वापस लौटती हूँ। मैंने शहरी कहानियों से शुरुआत की, कहानियाँ लिखनी शुरू की, तो उस समय मेरे ताज़ा ताज़ा अनुभव शहर के थे। लेकिन मेरा गांव छूटा नहीं था, क्योंकि मेरी सारी गर्मी की छुट्टियाँ, आजकल लोग विदेश जाते हैं, मैं विदेश जाती हूँ अपने बच्चे को घुमाने, और मैं बाहर जाती हूँ, पहाड़ों पर जाती हूँ। लेकिन जब मैं छोटी थी तो बनारस ज़्यादा गंगा नहाने, गाँव, हर गर्मी की छुट्टी गाँव, क्योंकि आम का बगीचा था तो आम खाने जाना ही है। छठ की छुट्टी हो तो गांव जाना है, छठ है। होली की छुट्टी हो तो पूरा परिवार जुटता था, तो वहाँ जाते थे। हम लोग का पूरा जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था। तो हम लोग सब प्लान बनता था कि सब अपनी अपनी फैमिली लेकर आएंगे, तो हम लोग अपनी अपनी फैमिली। और मैं तो वो उस दौर की हूँ, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग मत समझिएगा कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के स्टेशन से, उसके बाद तांगा आ गया तो टमटम बोलते थे। तो पहले बैलगाड़ी, मेरा अपनी बैलगाड़ी थी हमारी, जो उसके चलाते, जो उसको चलाते, क्या बोलते, गाड़ीवान, उनका नाम अभी तक याद है, वो मेरे कई कहानियों में आया है, दहाउर नाम था। तो दाहौर हम लोग को स्टेशन तक छोड़ने आते थे, तो हम लोग जब बैलगाड़ी में बैठ के आते थे, एक आध दो बार का अनुभव है मुझे, उसके बाद तो तांगा आ गया था। तो उसमें आते थे, तो हम लोग सब बहनें होती थी, तो हम लोग गाना शुरू करते थे, पूरा अंताक्षरी खेलते थे। तो हमारे भैया लोग इतने नाराज होते थे, तुम लोग रास्ते में शांति से नहीं रह सकते, उतर जाऊंगा तुम लोग को छोड़ के। तो हम लोग इतना मजा आता था, हम लोग बैलगाड़ी में खूब चिकते चिल्लाते, ऊपर से ऐसे ओहार होता था और हम लोग उसके अंदर बैठे होते थे। तो हम लोग पर्दा नहीं लगाते थे, हटा देते, हम बहुए तो थी नहीं, बहुए पर्दा लगाएंगे, हम हटा के बैठते थे। बाद में टमटम आ गया, तांगा, उसके बाद फिर रिक्शा आ गया, तो चीज बदलती गई। तो हमारी शुरुआत तो, हम तो बैलगाड़ी के ज़माने के हैं, जो हवाई जहाज तक का सफ़र जिसने किया। तो मैं अपनी कथा को, अपने परिवेश को बहुत दिलचस्पी से देखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि अच्छा हुआ वो संसार मैंने देखा, जो संसार मेरी बेटी नहीं देखेगी, जो संसार आज की पीढ़ी नहीं देखेगी। वो बैलगाड़ी पे कहाँ बैठेगी, वो जाएगी बैलगाड़ी में बैठने म्यूजियम में, उसको संग्रहालय चाहिए, जहाँ जाके वो बैलगाड़ी नकली बना के, जो सजावट के लिए बैलगाड़ी रखी होगी, उस पर बैठ के फ़ोटो खिंचाएंगे। हम तो रियल बैलगाड़ी में बैठे हैं, हमने तो सारी रियल दुनिया देखी है। उस रियल दुनिया के उस दौर की कहानियाँ, जो मेरा परिवेश था, जिसमें मैं पली बड़ी हुई, जो मैंने सब कुछ फर्स्ट हैंड
सेकेंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड देखा। और एक स्त्री होने की जो पाबंदियाँ थी, जो बंदिशें थी, जो माहौल था एक सामंती परिवेश में, और मेरा जो पूरा इलाका है वैशाली का, वो पूरा का पूरा सामंतों का इलाका है और उसका पूरा इतिहास है, 3000 साल पुराना इतिहास है वैशाली का। पहला लोकतंत्र था और अम्बपाली थी वहाँ की, और बृज्जी संघ था, उसमें 8 लिच्छवी कुल थे। तो मैं अपने आप को कई बार लिच्छवी कुमारी भी कहती हूँ कि मैं लिच्छवी कुमारी हूँ, बृज्जियों की बेटी हूँ। हम लोग बचपन में हमें सिखाया गया था, हमारे पिताजी ने गर्व करना सिखाया, तुम लिच्छवियों की बेटी हो। बृज्जी संघ था हमारा, लोकतंत्र का पाठ हमने पढ़ाया। तो हम कहीं भी बोलते थे कि कहाँ के रहने वाले, तो हम बोलते थे हम लिच्छवी कुल के हैं, बृज्जी संघ है हमारा, लोकतंत्र पहला हमने पाठ पढ़ाया दुनिया को। बुद्ध, ये सच है कि बुद्ध को भी जो बौद्ध मठ बने और संघ बना, वो बृज्जी संघ को देख के ही बना। वैशाली आए, उन्होंने संघ की व्यवस्था देखी, उसके बाद उन्होंने बौद्ध संघ बनाया अपना। संघ का आइडिया वहीं से आया, उसके बाद तो खैर वो आइडिया दुनिया भर में, लेकिन पहला प्रयोग वैशाली में हुआ था। तो मैं उसकी बेटी हूँ, वहाँ की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत गर्व होता है, जैसा गर्व रसूल हम जातों को अपने दागिस्तान शहर पे होता है, जितना गर्व रेणु को अपने औराही हिंगना पे होता है, जितना गर्व राम वृक्ष बेनीपुरी को अपने बेनीपुर गांव पे होता है, जितना दिनकर जी को बेगूसराय पर होता है, जितना ऋषिकेश सुलभ जी को लहेजी गांव पर होता है, उषा किरण खान को मिथिलांचल पर होता है, उतना ही गर्व मुझे अपने वैशाली पे होता है, मुजफ्फरपुर पर होता है, हाजीपुर पे होता है। मुजफ्फरपुर में सब हम लोग रहते हैं, वैशाली मेरा जिला है, वो गांव है, वही गांव है मेरा। मैं उस गांव से हूँ, मैं गांव से हूँ। तो लगता नहीं है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं गांव छोड़ आई हूँ तो गांव छूट गया, मुझे जाना नहीं वापस, या पीछा छुड़ाने की जैसी। मैं एकदम ईमानदारी से बताती हूँ कि मैं गांव से, परिवेश से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक पिछड़ापन लगता था, और लगता था कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में पढ़े, दिल्ली में एडजस्ट करना है, दिल्ली जैसा बनना है, हिप हॉप बनना है। लेकिन इस शहर का शुक्रिया कि यहाँ सबके लिए जगह है, सबके लिए पहचान है, और सबके लिए सब कुछ है। आपको कुछ नहीं आता तो भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ आता है तब भी आप कर सकते हैं। तो सब कुछ था इसके पास, इसने बाहें फैला के मुझे, मेरे संघर्ष को अच्छे से मुझे रिटर्न दिया, मेरे संघर्ष का। लेकिन मेरा गाँव, मेरा परिवेश नहीं छूटा था। कैसे मुझे पता कि मेरा परिवेश मेरे साथ कैसे चल रहा है? तो मैंने कथा में अपने को ढूंढा। हाँ सुनीता जी, हाय, सही कह रही हैं, जन्मभूमि की बात ही अलग होती है। हाय रीना जी, हाय, हाँ हाय रीना जी, जय हो। हमने मऊ पर होता है, सही बात, जैसे प्रज्ञा पांडे को मऊ पर होता है। हम लोग का बचपन बहुत समृद्ध था, सही बात बोल रही हो, बहुत समृद्ध था। मतलब इतने अनुभव, इतनी चीजें। तुम्हें पता है हम लोग मछली मारने जाते थे नाव पर, हर शाम नाव, गांव गए तो रोज शाम नाव पर जाते थे और मछली लाते थे खुद मार के, मछुआरे मल्ला के साथ। बुन्नी साह थे, हमको अभी तक नाम याद है, तो उनके साथ हम लोग जाते थे नाव पर बैठ के, उनके मजा। और उस पतवार थी लग्गी जैसी, उसको खेते हुए जाते, नाव बंदी होती थी वहां पे, और जाते थे। और चौर, बहुत बड़ी नदी। मैं तो गंडकी, नारायणी, गंगा, इन तीनों नदियों के संगम पर की हूँ। मतलब मुझ में गंडकी भी है, उफनती रहती है, मुझ में नारायणी भी है, अथाह जल है, उसमें बहती रहती है और अनेक गांवों को छूते हुए चलती है। और गंगा, तीनों का मेल है, कोनहरा घाट हमारे हाजीपुर में। तो मेरी वो दुनिया बहुत अलग तरह की कलरफुल दुनिया थी हमारे गांव की। अब कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग जो बैलगाड़ी में जब नाव पर जाते थे, और जब बैलगाड़ी में बैठते थे, तो हम लोग खूब ये गानी संभाल, सॉरी फिर कॉल आ गया था, तनी संभाल के गरिया हाँ का हो सैया गरी बनवा। हम लोग ऐसे ऐसे गाने गाते थे, इतना मजा आता था। तनी संभाल के गरिया हाँ का हो सैया गरी बनवा। और हम लोग शादी ब्याह, हम लोग के सब भाई बहन की शादी जितने थे उस समय, बाद के तो शहरों में होने लगे, गांव में होती थी शादियां। तो हम लोग जुटते थे, तो वो डोमकच, वो स्वांग, और औरतें बारात नहीं जाती थी तो सारे गांव के मर्द बारात चले जाते थे। एक आध कोई, अंजलि, हाय हाय अंजलि हमारी तरफ की है, मुजफ्फरपुर की, तो वो समझ सकती है। जो आप प्रज्ञा, पुल नहीं बना तब नदी नाव से पार करके फिर, हाँ हम लोग क्या करते थे ना कि जैसे नाव नहीं है तो केले का थम काट के रस्सी से बांध देते थे, या केले से ही रस्सी निकालते थे, उसके ऊपर बैठ के उसको नदी में उतर जाते थे। मतलब बिना डरे,
ललिता ललिता भट्ट। जी 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 ललिता जी, बिहार हमेशा से समृद्ध था हर मामले में। देखिए हमारा हर भारत, अगर ऐसे आप देखें थोड़ा व्यापक, कि बहुत समृद्ध है पूरा अपना देश, मल्टी कल्चर, मतलब बहुल संस्कृति, बहुल देश है। इतनी संस्कृतियाँ किसी देश में नहीं है जितनी हमारे पास है। हाय अनुभा जी, हाय हाय नमस्ते। तो किसी देश के पास इतनी संस्कृतियाँ, इतनी भाषा, इतनी तरह की विविधताएं नहीं है। हमारी खूबी यही ना, यही हमें पूरी दुनिया से अलग करती है ये बात। और उसमें भी हर स्टेट का अलग रंग है। राजस्थान के पधारो मारो देश है, गुजरात का के अलग रंग है, और हर स्टेट, मध्य प्रदेश का, हमारे यहाँ हर स्टेट अपने आप में कलरफुल और रिच है। लेकिन मैं चूंकि बिहार से हूँ, तो मैं अब जहाँ की हूँ उसका कर्ज है मेरे ऊपर, और पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहाँ पैदा होऊंगी। तो पैदा हुई, जब हुई तो वो जगह मेरी है, इसलिए मैं उस पर गर्व कर सकती हूँ। और चूंकि बिहार मतलब विहार, बौद्ध बिहार, बुद्ध की वजह से बुद्ध की भूमि रही है, वो महावीर जैन की भूमि रही है। वैशाली जिला जहाँ महावीर जैन पैदा हुए, जहाँ सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणी संघ बना वैशाली, बुद्ध की सबसे प्रिय भूमि वैशाली। तो इसलिए मुझे गर्व होता है कि वो जगह हमारी है, जो वो मेरी जगह, मैं वहाँ पे अम्बपाली, जिसपे मैं गर्व करती हूँ, जो जनपद कल्याणी थी, जो राज नर्तकी थी, जिसको संवैधानिकता प्राप्त थी, जिसको मंत्री पद जैसा था, जिसको वो हमारा वैशाली ऐसी थी जो एक गणिका को भी मंत्री पद देती थी और संवैधानिकता प्रदान किया हुआ था। तो वो मैं अम्बपाली पे गर्व करती हूँ, उस प्रथा पे गर्व नहीं करती हूँ, उसकी अम्बपाली के पूरे एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व पे गर्व करती हूँ। तो और भी बहुत सारे, पूरा अगर आगे बढ़े तो ब्रिज संघ में था, तो थोड़ा और आगे बढ़े तो मिथिलांचल की अलग खूबी है, वो भी उसका इतिहास पढ़िए आप, उसका इतिहास, वज्जिकांचल का इतिहास पढ़िए, मिथिलांचल का इतिहास पढ़िए, भोजपुरी का इलाका है, तो बहुत रिच है और सबकी अलग अलग पहचान, सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं। तो मैं सब जगह रही हूँ, सब जगह, तो मैंने सब जगह से थोड़ा थोड़ा, मुझे लग रहा है कि सबकी मिट्टी है थोड़ी थोड़ी मुझ में। मैं मिथिला की भी बेटी हो जाती हूँ, मैं बज्जिका की बेटी भी हो जाती हूँ, और बेगूसराय मेरा ससुराल है, तो वहाँ की बहू हूँ, तो उसका भी असर है। और भोजपुरी इलाके में बड़ी हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो भोजपुरी भी मेरे भीतर बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से भोजपुरी है, क्योंकि हमारे घर में बहुत दिनों तक भोजपुरी बोली जाती रही है। बाद के दिनों तक, बहुत बाद में हमने बज्जिका बोलना शुरू किया, तो भोजपुरी। बाकियों को पढ़ा, आपको सुन रही हूँ, देख रही हूँ। हाँ हाँ प्रियंका, हाय। हाँ हाँ प्रियंका जी, तो हाँ मैं परिवेश के बारे में बता रही थी। तो वो गांव, जो गांव था मेरे साथ, वो मेरी चेतना में छुपा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं भुला चुकी हूँ, मैं नहीं उस दुनिया को देख सकती। लेकिन शायद जब आप लेखक बनते हैं तो आपके पास एक दिव्य दृष्टि आती है। मैं ये मानती हूँ कि एक अलग दृष्टि आती है जिससे आप चीज़ों को देखते हैं। एक लेखक और एक सामान्य व्यक्ति को किसी एप्पल के पास बिठा दीजिए। नामोर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी कहानी में अगर टेबल पे रखे हुए एप्पल का जिक्र होगा तो उस कहानी में उसका भी एक महत्व होता है। तो आप एक लेखक को, एक सामान्य आदमी को बिठा दीजिए एक एप्पल के सामने, एक फूल के सामने, तो वो फूल पर वो बोलेगा जो, या वो 2 लाइन लिखेगा, और जो लेखक लिखेगा, दोनों में अंतर होगा। लेखक सिर्फ फूल को नहीं देखेगा, लेखक उस काल को भी देखेगा। हाय छवि रानी जी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए, स्कूल टाइम से ही था, खुशी होती है आपकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सच बोल रही है छवि जी, क्योंकि जुनून नहीं होगा, बेचैनी, जिसको मैंने बेचैनी का नाम दिया, मुझ में इतनी बेचैनी होती थी मुझे, कि मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, 9 to 5 काम नहीं करना। ये भी था, सरकारी नौकरी नहीं करनी, लाइफ में 9 to 5 नहीं कर पाऊंगी। मैं रूटीन में आज भी काम नहीं कर सकती कि रूटीन में बैठ जाऊं लिखने, रूटीन में खाना खा लूँ, रूटीन में नहा लूँ, मैं रूटीन नहीं जी सकती, मैं रूटीन में काम कर ही नहीं सकती, आज भी नहीं। मैं जानती हूँ कि लिखने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझ में वो अनुशासन नहीं है, क्योंकि मैं 9 to 5 वाला नेचर ही नहीं है। तो मैं जब मन आता है तब लिखने लगती हूँ। सुबह मन आएगा सुबह, दोपहर मन आए दोपहर, शाम मन आए शाम को। तो इसलिए मैंने अपने को, मैं रूटीन में नहीं बांध सकती। जैसे मैं तो सुबह गई जिस रास्ते, वो शाम तक ऊब के दूसरा रास्ता पकड़ लेती हूँ। तो मैं ऊबती हूँ चीज़ों से, रिपीटेशन से बहुत ऊबती हूँ। तो इसलिए हाँ, आप
उम, हाँ, शुक्रिया छवि जी, आप खूब तरक्की करें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं हम सब के पास, मेरे पास तो वक़्त सचमुच कम है, क्योंकि मैं अपने जीवन का बहुत सारा समय रिपोर्टिंग में गंवा दिया है मैंने, या दिया है रिपोर्टिंग को। तो वो भी एक काम था, किया मैंने, अच्छे से किया। जब अब मैं इस काम में हूँ तो उसमें मेरे पास समय कम है और चैलेंजेस बहुत हैं, काम बहुत है, और मैं अपनी खोई हुई दुनिया की तलाश कर रही हूँ, जो मेरा परिवेश है, जो मेरे बहुत काम आ रहा है। इसी कारण मैं अपने परिवेश पे आधारित मैंने 3-4 किताबें लिखी हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सबसे पहला लिखा हसीनाबाद उपन्यास, हसीनाबाद, जिसमें पूरा वैशाली जिले का मेरा गांव है, हाजीपुर है, पूरा पूरा वो इलाका है, पूरी लोक संस्कृति है उसमें। उसके बाद फिर मेरी एक किताब आई लेडीज सर्कल राजपाल एंड सन्स से। इसमें सारी कहानियां गांव घर की, सारी कहानियां उस दौर की। इसमें आज का गांव नहीं है, उस दौर का गांव जब मैं जीती थी, जो मैं छोड़ कर आई हूँ। उसके बाद ये लिट्टी चोखा। आप, हाँ रूपू क्या कह रही हो? आपको तो शुरू से लगाव था गांव के परिवेश से और परिधानों से, बिल्कुल अपनी जन्मभूमि जुड़ी हम लोग के लिए। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि बहुत था। बस ऐसा नहीं कि गांव गांव को लेकर एक रोमानियत थी, अच्छा लगता था प्रज्ञा तिवारी है, लेकिन एक जो उस गांव की जो पाबंदियां और बंदिशें स्त्रियों को लेकर है, मेरा उससे हमेशा टकराव रहा, भीषण टकराव, और आज भी मतभेद है मुझे उससे, कि स्त्री को स्त्री, औरत को औरत का जो माहौल है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अभी गांव की रूमानियत पे बात कर रही हूँ कि उसका परिवेश। अच्छा, ये इन कहानियों में कोई ऐसा बहुत रोमांटिक कहानियां नहीं है, ये दर्द और तकलीफ की कहानियां हैं, जो मैंने अपने दौर में, इस किताब में लिट्टी चोखा में, फिर मैंने भूतखेला लिखा वाणी प्रकाशन से, लगातार अब मैं इधर, मेरी सारी कहानियों में मेरा गांव है, मेरा दागिस्तान, जैसे रसूल ने 2 खंड में लिखा मेरा दागिस्तान। तो मेरा दागिस्तान मेरा गांव, मेरा परिवेश है, उससे मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने लगातार एक के बाद बचपन में जितनी, अच्छा हमारा किस्सा, हमारे घर का माहौल बहुत किस्सा गो था और बड़ा लिटरेरी माहौल था, जैसे सब पढ़ते थे। मेरी दीदी बहुत पढ़ती थी, मेरे पिताजी बहुत किताबें पढ़ते थे, मेरे चाचा तो एक लेखक ही थे, जो बाद में नहीं लिख पाए, वो फिर किसी कारण से। मेरे जो ठीक बड़े भैया रूपू, जिनकी बिटिया है, उनको भी कहानी वानी लिखने का, गाने का बहुत शौक था, तो वो भी कहानी थे की बड़ी सुंदर, काम छुप छुप के पढ़ लेते थे उनकी कहानियां। तो खत चिट्ठियां लिखा करते थे अपने दोस्तों को। अच्छा, ट्रांसफर होता था मेरे पिताजी का हर 2 साल पे, तो हर जगह दोस्त छूट जाती थी। तो जब तक मोहब्बत करो दोस्तों से, उनके करीब जाओ, तब छोड़ने का समय आ जाए। तो एक बचपन में इमोशनल क्राइसिस बहुत रहा, तो उस इमोशनल क्राइसिस ने दर्द दिया भीतर, उस दर्द ने चिट्ठी लिखवाई, उस चिट्ठी से मेरी भाषा बनी और एक समझ बनी, एक वियोग, जिसको कहते हैं ना कि वियोग से कभी वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो मेरे भीतर दोस्तों का जो वियोग था ना बचपन में, 2-2 साल पे बिछड़ने का, उसने मुझसे दर्दनाक चिट्ठियां लिखवाई, जिन चिट्ठियों में हम लिखते थे कि लिखती हूँ खत खून से। तो उस समय तो छोटे छोटे थे, तो इश्क विश्क का चक्कर नहीं था, तो सहेलियों को ही ये सब प्रेम पत्र लिखा करते थे कि लिखती हूँ खत खून से, या कुशले कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, दिल में लगन है, मिलन चाहती हूँ, और तरस के रह जाते थे मिलने के लिए। तो इस तरह से चिट्ठियों का आदान प्रदान, हॉस्टल तक में चिट्ठियाँ हमने लिखी हैं। सुनंदा मेरी दोस्त है, अभी वो बोस्टन में है, वहाँ मिथिला पेंटिंग करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सिखा रही है वहाँ पे। तो वो दरभंगा चली जाती थी छुट्टियों में, तो हम उसको चिट्ठी लिखा कर, अंतर्देशीय का इंतजार करते थे। मतलब हर दूसरे दिन हम लोग का काम था चिट्ठी लिखना दोस्तों को। कामिनी बेगूसराय चली जाती थी, मेरी कई दोस्त, सुमति, जो जहाँ, कोई समस्तीपुर चला जा रहा, कोई दूसरे शहरों में चले जाते थे हॉस्टल से। तो हमारा काम क्या था, पूरी छुट्टियां चिट्ठी लिखते रहो। तो हम लोगों ने खूब चिट्ठियां लिखी एक दूसरे को, और तो चिट्ठियां लिखते लिखते दर्द लिखते थे। तो दर्द तो आपको भीतर से भरता भी, आपको रिच करता है, आपका इमोशंस से आपको भरता है दर्द। तो वो दोस्तों से बिछो का दर्द था, तो वो भीतर में भरता गया। तो फिर पढ़ने लगी चीज़ें, खूब पढ़ने लगी, कविताएं लिखने लगी, तो उससे एक समझ विकसित हुई। लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने गाँव को उस तरह से नहीं देखा, ये लोग कभी मेरे ये कथा लोक का हिस्सा हो सकते हैं, या ये मेरे उसका हिस्सा हो सकते हैं कि मैं इनको अपनी कथा में लाऊंगी। कोई तैयारी नहीं थी मेरी कि मैं उस समय से तैयार हो रही हूँ कि को
इंडिविजुअल अप्रोच बहुत था मेरा अपने लिए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कविताएं भी लिखती थी तो मैं करके, एक आध कहानियां लिखी तो मैं करके, इंडिविजुअल अप्रोच बहुत था, अस्तित्ववाद का बहुत। लेकिन बाद में समझ में आया कि आपका अस्तित्व सिर्फ अकेला एक का नहीं होता है, उसमें उसको बनाने में उसके पूरे परिवेश का हाथ होता है। तो मेरा परिवेश ने मुझे बहुत संपन्न किया, बहुत अनुभव दिए मेरे पास, बहुत कहते थे प्रयाग शुक्ल जी कवि हैं, वो बहुत मानते थे मुझे, जब फेमिना के एडिटर थे तो कहते थे गीताश्री तुम बहुत संपन्न हो, दो दुनियाओं की धनी हो, तुमने गांव भी देखा है, तुम शहर भी देख रही हो, तो तुम बहुत संपन्न हो, तुम दोनों को मिला के कुछ कमाल वंडर कर सकती हो। तो मुझे लगा, तो मुझे लगता था कि मैं तो पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ उस याद से, उसकी स्मृति से, उस गांव से जिसने मुझे बांध के रखा, जिसने मेरे पैरों में बेड़ियां पहनाई, जो स्त्रियों को बांधते हैं, उन बंदिशों से मैं ऊब गई थी, मुझे उससे पीछा छुड़ाना था। तो लेकिन बाद में आया कि मैं आई वहां से निकल के, मैं भागी, मैं आई, मैं मुक्त हुई। क्या जो पीछे छूट गई हूँ वहाँ, उनकी उनकी जिंदगी कैसी है? क्या वो मुक्त हुई? क्या उनको आज़ादी मिली? क्या वो अपने मन का कर पा रही हैं? क्या वो अपने मन की जिंदगी जी पा रही है? क्या उनको वह सब मिला? क्या उनके भीतर अस्मिता बोध है? क्या वो अपने को ढूंढ रही हैं? क्या वो अपने को पहचान पा रही हैं? क्या वो अपने लिए जी रही हैं, या चूल्हे चौके में मर खप जा रही हैं? उनकी सुबह चौके में, शाम चौके में खत्म हो रही है, अपने को ढूंढ नहीं पा रही। जाने कितनी स्त्रियां कब गई, चाहे मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, उन सब के प्रति मैं सहानुभूति से भरी हूँ, उन सब के प्रति दर्द महसूस करती हूँ कि वो सब बहुत कुछ बन सकती थी, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्त्रियां जो बन नहीं पाई। तो इतना साहस कहाँ से आएगा और कैसे आया, मुझे भी नहीं मालूम कि मुझ में कहाँ से आया। शायद मैं बहुत ज़्यादा भय के बारे में सोच ही नहीं पाती हूँ। भय अगर होता तो मैं नहीं आती, मैंने भय से ऊपर उठ के सोचा, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर पाई। नहीं तो मैं अपने को यहाँ नहीं देखती हूँ, कभी कभी मैं आश्चर्य से देखती हूँ अपने को भी कि मैं जिस माहौल से, जिस परिवार से उससे आई हूँ, मैं नहीं आ सकती थी यहाँ तक, मैं इतनी बातें नहीं कर सकती थी, कभी मंच से नहीं बोला, कभी बहुत ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं थी, लड़की जात थी तो मैं जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, तेज मत चलो। हम तेज चलते थे भाइयों से, तो वो पीछे चलने की आदत थी, भाइयों के साथ मार्केट जाना आना। तो हम तो आज महानगर जैसी स्थिति नहीं थी उस समय, तो हम लोगों ने तो बहुत बंधन में अपने मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैं भी अनुशासन को बहुत अच्छे से नहीं फॉलो कर पा। हाँ अंजलि, वो मुझे लगता है हर क्रिएटिव इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो अनुशासन को फॉलो नहीं कर पाता है। मैं अपने कथा गुरु राजेंद्र यादव के पास हमेशा रोती थी, मैं क्या करूँ, मैं लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन नहीं लिख पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो वो हमेशा कहते थे कि पैर में पहिया लगा के घूमेगी तो कहाँ से लिख पाएगी, पत्थर बांध के बैठ तो लिखेगी। तो इधर मैंने जो इधर कुछ लिख पाई हूँ पैर में पत्थर बांध के, नहीं तो मैं मूलतः घुमक्कड़ हूँ। कैसे आई है घुमक्कड़ी? मेरे परिवेश ने तो मुझे घुमक्कड़ी नहीं बनाया। हर 2 साल पे ट्रांसफर, एक नई जगह और गांव, यही दुनिया थी मेरी। लेकिन मेरे भीतर दुनिया देखने की ख्वाहिश पलती थी बचपन से ही, कि मैं दुनिया को कैलेंडर में देखती थी, दुनिया को। समय इंटरनेट नहीं था, या फिल्मों में देखती थी, तो कैलेंडर देख के, फिल्में देख देख के, शिमला की शूटिंग हो रही है, शिमला फिल्मों में शिमला का लव इन शिमला, एन इवनिंग इन पेरिस, ऐसी फिल्में देख के लगता था मैं कब जा पाऊंगी, इस दुनिया को कब देखूंगी, मैं यहाँ से कैसे इस दुनिया को देख सकती हूँ। तो मेरे भीतर बहुत छटपटाहट होती थी। वो छटपटाहट है, उसी ने निर्भय बनाया आपको। अगर छटपटाहट हद से अधिक बढ़ जाए तो आपको निर्भय बना देता है, वो आपको नियंत्रण में ले लेता है, फिर वो भय से आपको निकाल लेता है। तो मुझे उसी छटपटाहट ने उस भय से निकाल दिया कि मेरे साथ क्या होगा आगे, मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, फेल होकर लौटूंगी कि किस लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ जिससे गर्व मुझे भी मिलेगा, परिवार को भी, समाज को भी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही जिससे कि किसी को शर्मिंदगी हो। तो एक न एक दिन सब एक्सेप्ट करेंगे, और वही हुआ कि मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे गर्व ही करते रहे मुझ पे, और मैं उनकी आंखें देखती थी, और तो अपने लिए उसमें गर्व देख के मुझे लगता था कि मैं सही राह पर हूँ। तो मेरे पिता ने मुझे हमेशा एहसास कराया कि मैं सही राह पर हूँ। तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ।
और कोई कुछ चश्मा लगाऊं क्या देखने के लिए? उषा दीदी का कमेंट नहीं दिख रहा। आप लोग कोई पूछिए कुछ, मैं तो एक तरफा भूल गई। मैं और मेरा परिवेश पे मेरा भाषण यही समाप्त होता है। अब आप लोग कुछ पूछेंगे तो मैं बोलूँगी। मैं अपने परिवेश को लेकर कहानियाँ लिख रही हूँ। ज़्यादातर स्त्रियाँ उसके केंद्र में हैं, क्योंकि सबसे अधिक वंचित स्त्रियाँ हैं, सबसे अधिक अन्याय उनके साथ हुआ है, बंधुआ वो हैं। हाँ छवि जी, डर के आ मुझे भी यही लगा कि मुझे इससे निकलना पड़ेगा, तो मैं निकली। तो इसलिए मेरा परिवेश अब मेरे भीतर जाग उठा है, जाग उठा परिवेश। मैं उस जागे हुए परिवेश के साथ अब लिख पढ़ रही हूँ। और अपनी वो गांव, जैसे एक इतिहास समझ लीजिए। आज आप 25 साल पुराना गांव खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो 25 साल पुराना गांव या तो इतिहास बताएगा आपको या साहित्य बताएगा। तो अगर आप 25 साल पहले का गांव जानना है, मोबाइल युग से पहले का गांव आपको जानना है, तो आपको गीताश्री की कहानियां पढ़नी पड़ेगी, आपको उषा किरण खान की कहानियां पढ़नी पड़ेगी, आपको ऋषिकेश सुलभ की कहानियां, अवधेशप्रीत की कहानियां, दिवाकर जी की कहानियां, जितने संतोष दीक्षित, जितने बिहार के कथाकार हैं, मतलब मैं बिहार की बात कर रही हूँ। यूपी में जाइए तो प्रज्ञा पांडे की कहानी, जो अपने अपने स्टेट के प्रतिनिधि कथाकार हैं। मैं अपने स्टेट की कथाकार हूँ। तो अगर मेरे स्टेट के 25 साल पुराने, 30 साल पुराने गांव को देखना होगा तो मेरी कहानियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहानियों में सच का पूरा बयान है। वही पूरा का पूरा वो गांव जो मेरी चेतना में अब भी वैसे ही बसा है, वैसे ही गाछियाँ हैं, वैसे ही वही हवाएं हैं, वही नदी है, वही भुतहा किस्से हैं, वही नदी नाले हैं, वही नावें हैं, वही मछलियाँ हैं, वही फूल है, वही खेत है, वही फसलें हैं। उन खेतों में चुरा चुरा के छीमियाँ खाने का मेरा अपना स्मृति है। हाय निभा जी, दीदी अब जरूरत है स्त्रियों के लिए, सिंहासन खाली करो, औरतें जाग उठी हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे जरूरी क्या है, मैं हमेशा मंचों से जब स्त्री विमर्श की बात चलती है ना, और जब मैं स्त्री विमर्श के किसी मुद्दे पर बोलती हूँ, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आपके भीतर बोध नहीं है कि आप स्त्री होने का और अपने विशिष्ट होने का, तो आपको हमेशा दबाया जाता रहेगा। आपको सबसे पहले तो अपने राइट्स के बारे में जानना है। दूसरा, अपने को इतना एजुकेट करना है कि आप आर्थिक रूप से एम्पावर हो सके। आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ लिख के आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। जैसी करियर बनाएंगे आपको अपने आप पहचान, केयर ऑफ से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी आपको। आप द प्रज्ञा पांडे, द छवि रानी, द निभा मिश्रा, द अंजलि सिन्हा, द प्रज्ञा तिवारी, द गीताश्री, आप कुछ भी हो सकते हैं, द उषा किरण का कुछ भी, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको फैसले लेने का हक भी मिल जाएगा। देंगे नहीं, देखिए आपको कुछ नहीं देंगे। वो पितृ सत्ता, गांव की जो सामंती परिवेश, वो आपको कुछ नहीं देगा आपका हक। उसकी नज़र में तो स्त्री चौके चूल्हे के लिए, घर में रहने के लिए है, क्वारंटाइन में रहने के लिए है। औरतें सदियों से गाँव में क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है। उस लॉकडाउन से बाहर आने के लिए आपको अपने भीतर कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति अर्जित करनी होगी जो आपको बाहर ले जाए। तो उसके लिए आपके भीतर छटपटाहट होनी चाहिए। आप अपने भीतर उतनी शक्ति लाएं, भय से ऊपर उठे और अपना रास्ता खुद बनाएं। उंगली पकड़ के चलने का समय चला गया, अब कोई नहीं देगा उंगली आपको, क्योंकि अब भय एक बैठ गया है पैट्रियार्की में कि अगर स्त्रियों को रोका नहीं गया, इसी तरह बढ़ती रही तो वो जल्दी परिदृश्य पे छा जाएंगी, जो छा गई हैं। अब साहित्य देख लीजिए, साहित्य का स्त्री काल चल रहा है, कितनी स्त्रियां लिख रही हैं, इतनी कब थी? आप उंगली पे गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। महादेवी और मीरा से शुरू करिए, मीरा महादेवी से, तो 1 2 4 5 10, उसके बाद देखिए अभी संख्या आप गिन नहीं पाएंगी। असंख्य स्त्रियां लिख रही हैं, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की संख्या है कथा साहित्य, चाहे कविता लिख रही हो, चाहे कहानी लिख रही हो, असंख्य, मतलब काउंटलेस। तो कितनी स्त्रियां लिख रही, उनके भीतर अभिव्यक्ति की कितनी छटपटाहट होगी, कभी व्यक्त नहीं कर पाई, उनके पास मंच नहीं था। सबको प्रकाशक नहीं मिलते और सबको सहूलियत नहीं मिलती क्योंकि किताबें लिखे और तुरंत छप जाए। सोशल मीडिया ने औरतों को, मोबाइल ने भी आज़ाद किया,
सोशल मीडिया ने भी आज़ाद किया। सबसे पहले मोबाइल ने उनको फ्री किया, उसके बाद सोशल मीडिया ने उनको आकाश दिया। सबसे स्त्रियां इसलिए ज़्यादा इस समय नज़र में है, लिख रही हैं, क्योंकि उनके पास मंच है लिखने का। उनको किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं है, किसी पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है। उनको वो अपने आप अपना किताब भी छपवा सकती हैं, वो जो चाहे लिखे डाल सकती है, और 5,000, 10,000, 20,000 लोग पढ़ते हैं उनको, तो उनको तुरंत तुरंत पाठक भी है। उनको किताबें सेल्फ में नहीं रखनी, उनको अपनी रचना लिखनी है, डालना है, लोगों को पढ़ाना है। तो इसलिए हर सब में कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होता है। जरूरी नहीं सब लोग लिखें, सब में कोई ना कोई गुण होगा। कोई अच्छा पढ़ा सकती होंगी, कोई अच्छा पढ़ सकती होंगी, कोई अच्छा लिख सकती होंगी, कोई किसी में कुछ हुनर, किसी में कोई पेंटिंग अच्छा करती होंगी, कोई अच्छा गाती होंगी। इतनी स्त्रियां अच्छा अच्छा गाँव में गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, लोकगीत गाती हुई रह जाती हैं। उनको कोई मंच नहीं मिलता। बस शादी ब्याह में मैं जब जाती हूँ तो माइक पर औरतें गाती रहती, इतनी सुरीली आवाज़ें, इतने अच्छे अच्छे गाने खुद से धुन बना के गाती हैं। तो हमारी स्त्रियां हमारे गाँवों में सुरीली रही हैं, शुरू से सुरीली स्त्रियां रही हैं, जो गाती अपना दुख सुख भी अपने गीतों में, लोकगीतों में गाती रही हैं। तो लेकिन वो एक छोटे दायरे तक ही सीमित था। उसको अगर कोई बहुत अच्छा गाती है तो सीख सकती है संगीत, हॉबी के तौर पे परफॉर्म करने के लिए। या अभी तो बहुत मंच है, इस समय मंच की कमी नहीं है, अवसर की कमी नहीं है, और हम किसी के मोहताज भी नहीं है। आप YouTube पे अपना गाना डाल दो। आपके सामने रानू मंडल का उदाहरण है, ऐसी रोड पे गा रही थी, किसी की नज़र पड़ी, वीडियो बनाया, डाला, और देखो रातों रात जी। कोई भी आप एक अपना वीडियो बनाइए, डाल दीजिए YouTube पे, आप देखिए कितने फॉलोअर, कहीं ना कहीं से मौके भी आ जाते हैं। किसी न किसी कदरदान की नज़र पड़ती है, वो आपको मौके देता है आपको। तो अपने आप को आपको निकालना है बाहर। मतलब माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति नहीं बनाता हूँ, जो पत्थर है उसमें तो आकार है, मैं उसके आसपास की फालतू चीज़ों को हटा देता हूँ। तो आप अपनी पर्सनालिटी से जो फालतू की चीज़ें उसको हटा के एक अपनी मूर्ति को तो खुद ही आकार देना पड़ेगा ना। हमें तो कोई माइकल एंजेलो नहीं मिलेगा। आप तो आकार देना है ना। तो सबसे पहले कि आप अपने को पहचानिए कि आपका हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कर सकती हैं, और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए आप। और इस समय बहुत मंच है, बहुत अवसर हैं, और बहुत सराहने वाले लोग भी हैं। और अच्छा लगता है कि जब आप अपनी ही आवाज़ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी रचना पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे जीवन व्यर्थ नहीं गया। आप सब कुछ तो करते ही हैं, बच्चा बड़ा करते हैं, घर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक कोई चीज़ होती है जो आपके नाम से जानी जाती है। वो होती है आपकी रचना, आपकी कला। चाहे समाज सेवा ही करिए, उस रूप में भी आपको दुनिया याद रखेगी। तो कुछ छटपटाहट है अगर आपके भीतर, तो उसको समझने की ज़रूरत है। नहीं तो वो क्या है कि बाइबल में एक जगह लिखा है कि आपके भीतर अगर कोई चीज़ आपको खाए जा रही है भीतर से, तो उसको जल्दी बाहर निकालो। नहीं तो वो अगर आपके भीतर कोई चीज़ चल रही है, आपको सता रही है, तो उसको बाहर निकालो, नहीं तो वो चीज़ आपको खा जाएगी। एक जगह लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो वो बात मुझे धस गई भीतर कि सच में जो चीज़, अगर कोई चीज़ आपके भीतर कुलबुला रही है, आप छटपटाहट है, तो उसको आप मंच दीजिए, उसको आप स्पेस दीजिए, उसको बाहर लाइए। नहीं तो चीज़ आपको भीतर भीतर भीतर, लोग नहीं कहते कि अवसाद में चलेगा, डिप्रेशन में चलेगा, क्या घुन लग जाना, आपकी आत्मा को दीमक लग जाना। तो अपनी आत्मा को दीमक लगने से बचाइए। ये मुझे लगता है, जैसे जो कि एक प्रयोग मैंने किया अपने ऊपर कि मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकती। मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी, मैं डांस सीखना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी, चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन माहौल नहीं था, मेरा परिवेश ऐसा नहीं था कि मैं कला में आगे बढ़ सकूं। तो मुझे लगा लिखना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें कोई नहीं रोकेगा मुझे। तो मैंने अपने आप को लिखने में रखा, चुपके चुपके डायरी में कहानियाँ, कविताएं लिखती थी। तो जब आप कुछ लिख देते हैं तो भीतर से मुक्ति का एहसास होता है, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं फिर उस दिशा में आगे बढ़ी। फिर मैंने बाकी चीज़ों में हाथ पाँव नहीं मारा। नहीं तो मैं बन सकती थी, मैं डांसर बन सकती थी बहुत अच्छी, मैं सिंगर बन सकती थी बहुत अच्छी, मुझे गाने गुनगुनाने का बहुत शौक था। लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, माहौल चाहिए, घर का सपोर्ट चाहिए। लेखन में आपको सबकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
आपके माइंड, आपके अनुभव, आपका पेशेंस, आपका समय चाहिए आपको, जो आप अपने लिए जो समय थोड़ा बचाते हैं उसमें आप लिख पढ़ सकते हैं। बहुत देर बातचीत हो गई, अब बहुत समय हो गया सब साथियों के शाम को चाय पीने का, किसी को वॉक करने का, किचन में खाना बनाने का समय हो गया है। जब तक लॉकडाउन है आप सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। इस मंच को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, नीपा जी आपने मुझे मौका दिया, सुना, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलती हूँ, फिर मिले मंच पे। धन्यवाद, बाय। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद निभा जी।